कनेक्ट नहीं करता, जो कनेक्ट हम कहते हैं तालियां बजती है। स्पॉन्सर्ड वाली बात नहीं कह रही। देखिए पूर्णिमा जी, क्या ये असल में जो सवाल मैं जानना चाह रहा था कि किसी एक नेता को जिसने अपने आप को यहां तक एक बिल्डअप दिया है, उसको ये फिक्र नहीं होगी कि जो मैं प्रॉमिसेस कर रहा हूं अगर वो डिलीवर नहीं करूंगा तो खुद मेरी बड़ी स्थिति खराब होने वाली है? बिल्कुल होगी, फिक्र होगी। और लेकिन उसके लिए मेरे ख्याल से वो मेंटली तैयार हैं और उनको शायद ये लग रहा होगा कि एक बार वो संख्या लेके पूरी आ जाते हैं तो कुछ इनिशिएटिव्स हो सकता है शुरुआत करके वो लोगों का दिल जीत सके। अभी मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहूंगी। अभी राज ठाकरे का मैं कहीं इंटरव्यू देख रही थी, किसी छोटे से कॉर्पोरेशन में शायद उनकी पार्टी ने कुछ जीती है सीटें। उन्होंने शायद कहा था कि 2 महीने में 3 महीने में ये कर दूंगा वो कर दूंगा। 2 साल होने को आए, फिलहाल कुछ नहीं हुआ है। और आई थिंक राजदीप सरदेसाई या किसी और एंकर से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि वो तो कहने के लिए बातें होती है, 5 साल में शुरुआत होती है चीजों की, तब जाके कुछ उसके बाद रिजल्ट दिखता है। तो जब एक कॉर्पोरेशन में ये हाल है तो इतने बड़े देश में हम क्या करिश्मा उम्मीद कर सकते हैं 5 साल में? साहब, आप तो कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके साथ साथ एक सवाल के साथ आऊं तो आप अपनी बात भी कह लीजिएगा। एक बात, हम नरेंद्र मोदी के सभी भाषणों में, सभी पर्सनैलिटी, पूरा चुनाव बीजेपी की तरफ से कम मोदीमय है। ऐसे वक्त में क्या हमें ये लग रहा है कि मोदी के दिमाग में कहीं ये सोच भी है कि अगर मैं नहीं कर पाया चिंता तो क्या होगा, कि वो सिर्फ इसलिए कि वो बिल्कुल एक सपनों का पूरा दिखा रहे हैं, एक आदर्श दिखा रहे हैं कि ऐसी स्थिति हो जाएगी? देखिए, ये सवाल जो आपने पूछा है, मैं उससे पहले मैं बहुत देर से आप लोगों का डिस्कशन हो रहा था, मैं चुप बैठा हुआ था और मैं एक बात सोच रहा था। मैं ये सोच रहा था कि मेरे के इस मुल्क के पास, और मैं इस मुल्क के एक मामूली से सिटीजन की हैसियत से, मेरे पास ऑल्टरनेटिव क्या? हम लोगों के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप चाहे पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, आप कांग्रेस को ले आइए, आप बीजेपी को ले आइए, दोनों में आपको कहां पे फर्क लगता है? अगर आप थोड़ा सा ये कम्युनलिज्म के इशू और आर्टिकल 370 को जरा सा आप आगे पीछे कर लीजिए तो आपको कांग्रेस और बीजेपी की इकोनॉमिक पॉलिसी में, जिससे कि मेरी रोजी रोटी का ताल्लुक है, उसमें क्या फर्क आपको लगता है? हमारी समझ से हम दोनों में कोई फर्क नहीं। अब सब लोग भूल गए हैं, लेकिन 2004 में जो जॉबलेस ग्रोथ का जो पूरा वो एक टर्म क्वाइन हुआ था, ये बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर क्वाइन हुआ था। और ये कोई ना तो कांग्रेस की बात है और ना ही ये बीजेपी की बात है। जिस तरह की हम इकोनॉमिक पॉलिसी और जिस तरह का हम जो हमारा पैटर्न है, जो इकोनॉमिक सिंड्रोम जो हमने डेवलप किया है, उसके अंदर हम जॉब क्रिएट नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये होना है। तो एक अजीब सी एक बैंक्रप्सी हम लोगों के लिए हो गई है। हमारे पास कोई पॉलिटिकल अल्टरनेटिव नहीं बच रहा है, हमारे पास कोई इकोनॉमिक अल्टरनेटिव नहीं बच रहा है। घूम फिर के हमें इधर से उधर, आप एसपी में आ जाइए, सवाल ये कि एसपी की इकोनॉमिक पॉलिसी कौन सी ऐसी बड़ी है जो कि बहुत ही डिफरेंट। आप जो है, आप किसी मायावती जी की बात की, आप इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर आ जाइए, सोशल पॉलिसी के ऊपर आ जाइए। कौन से ऐसे, ठीक है उन्होंने उस कास्ट को दे दिया, इन्होंने किसी दूसरी कास्ट को दे दिया। घूम फिर के बड़ा मसला हिंदुस्तान। अरविंद साहब के पास चले। अरविंद साहब, क्या नरेंद्र मोदी के लिए जिस लहर की बात की जा रही है, क्या उसके लिए टीना फैक्टर जिम्मेदार है? क्या लोगों को अल्टरनेटिव नजर नहीं आ रहा है और इस बार वो जिसको परख चुके हैं उसको फौरन फिर नहीं परखना चाहते, सिर्फ इसलिए नरेंद्र मोदी की बात हो रही है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के बियॉन्ड अगर जाएं, ये जो कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान के पास इकोनॉमिक पॉलिसीज में कोई अल्टरनेटिव नहीं है, मेरा मानना अल्टरनेटिव है। मिसाल के तौर पर सबसे ज्यादा जो जहां से इस देश को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वो सेकंड जनरेशन रिफॉर्म है। और एक छोटा सेकंड जनरेशन रिफॉर्म, मेरा मानना है 2 चीजें महत्वपूर्ण है। एक एग्री सेंट्रिक, जिसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शामिल है, दूसरा ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसमें हेल्थ एजुकेशन है। और एक मिसाल ले लीजिए, हिंदुस्तान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपनी रिपोर्ट है जो ये कहती है कि करीब 70,000 करोड़ रुपए का निवेश अगर हिंदुस्तान के जो लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग वगैरह का जो गैप है, इसमें हम कर दें तो सालाना 1 ट्रिलियन रुपीस का एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट सड़ जाता है। और पता है पुअरेस्ट ऑफ पुअर का, अगर आप इसको ब्रिज कर देंगे, इससे बड़ा आज की तारीख में कोई एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई ग्रोथ का प्रोग्राम नहीं हो सकता। ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है, अगर आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को में उसको प्लेटफॉर्म को वाइडन करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगी कि ये जो आप कह रहे हैं कि ऐसा कर दिया जाए तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन मुनीर साहब की इस बात पे मैं चाहूंगी कि आपकी राय आप दें कि क्या दोनों में, कांग्रेस और बीजेपी या यूपीए और एनडीए, इन दोनों की आर्थिक नीतियों में बहुत ज्यादा फर्क है? नहीं,
नहीं, मैं एक छोटी सी बात में आर्थिक नीति अगर आप देखें 1991 से हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किए और सभी पार्टीज का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एजेंडा है वो वहीं से बन गया। लेकिन मनमोहन सिंह जी ने खुद ये बात कही थी कि हम फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म ला रहे हैं जो इंडस्ट्री सेंट्रिक है, अर्बन ओरिएंटेड है, लेकिन जल्दी हम सेकंड जनरेशन रिफॉर्म लाएंगे। मेरा मानना है कि सभी पार्टीज उसी लाइन पे चलेंगी। फर्क सिर्फ इतना है कि 10 साल निकल गए, मनमोहन सिंह जी सेकंड जनरेशन रिफॉर्म नहीं ला पाए। जो भी पार्टी ले आएगी वो हिंदुस्तान को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। नहीं, लेकिन ये रिफॉर्म्स क्यों नहीं आए तब वाकई नहीं आए, सारी दुनिया का रास्ता यही है। इवन इफ वी गो डाउन विल गो डाउन फाइटिंग कहने वाले पीएम क्या रिफॉर्म्स वाकई नहीं लेके आए? नहीं, ये जो है ये जनरेशन वो ये कोई ऐसा है कि ये कोई बॉम्बर और फाइटर नहीं है कि साहब हम सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन फाइटर। मसला ये है कि आप किसी भी तरह से किसी चीज को प्लान कर लीजिए, अगर आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, जो सारी प्रॉब्लम है जो कि हिंदुस्तान की लीडरशिप और पॉलिटिशियंस इस बात को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे कि आप पॉलिसी कुछ भी बना लें, कितनी अच्छी से अच्छी बना लें, आप अमेरिका के बड़े बड़े कंसल्टेंट को आप यहां पे ले आए, जो कि हम लोग कर रहे हैं। हमारी यहाँ इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो काफी बड़े कंसल्टेंट बनाते हैं, उसमें कोई हम लोग का इतना बड़ा वो मेजर वो नहीं होता। जब तक आपके पास उसको इंप्लीमेंट करने की, इवैल्यूएट करने की स्ट्रेटेजी आपके पास नहीं, सो असल जो मेजर इशू है कि क्या हम गवर्नेंस रिफॉर्म की बात कर सकते हैं। और उसमें मैं एक बात ही कहूंगा कि मोदी साहब को कम से कम ये क्रेडिट जाता है कि वो अपने गवर्नेंस की बात करते हैं, लेकिन यह है कि पटरी से वो हट जाते हैं जिस चीज को लेकर। मोदी अपने गवर्नेंस की बात करते हैं, असल मुद्दों को छोड़कर व्यक्तिगत हमले क्यों होते हैं? क्या जनता के मुद्दे और विकास, खुद जनता उससे ताल्लुक नहीं रखती इलेक्शंस के रोज, या फिर नेता ये समझ लेते हैं कि असल में इस पर वोट नहीं पड़ने वाले, जनता ये कहती? पॉपुलरिटी के लिए ऐसे ऐसे मुद्दों की बात कर जो तुरंत उसको लाभ दे सके, लेकिन जो असल मुद्दे उनको उठाना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत राय है कि असल मुद्दे में जनता और समाज का जो हित है वो असल मुद्दे में रहता है। लेकिन आजकल छोटी छोटी राजनीति, कैसे हम हाईलाइट हो जाए, कैसे छोटी सी बात कहने में हमारा नाम हो जाए, इस मुद्दों को लेकर आदमी काम कर रहा है। आज के राजनेता जो हैं वो अपने निहित स्वार्थों के लिए राजनीति से जुड़े हैं। वो देश को छोड़ के अपनी निहित स्वार्थों के कारण व्यक्तिगत मुद्दों पे ज्यादा प्रकाश डालते हैं। मेरा मानना ये है कि व्यक्ति के हमले तभी होते हैं जब कोई बात छुपाता है। अगर कोई छुपाया नहीं, सारी बात क्लियर लिख दो, अब ये अपनी बात छुपाएंगे फिर वो बात निकल के आएगी, इसीलिए व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं। चलिए, तो जनता ये कह रही है कि कहीं कुछ छिपाने के लिए होता है, कहीं कुछ इसको चुटीला बनाने के लिए होता है, लेकिन क्या असल में फिर वोट जनता अपने मुद्दों पर ही डालती है? छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा जारी है, हाजिर होते हैं।